हेलो एंड वेलकम टू संकल्प आईएएस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस लेक्चर में जो कि है लेक्चर नंबर 21 हमारे इकोनॉमी सीरीज़ का, आज हम जीएसटी को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। साथ में 10 को भी हमको समझना है, जीएसटीआई क्या होता है, वो सब हम अच्छे से आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, जीएसटी का जो टॉपिक है, जो मुंडाल सर के हैंडआउट में है, वो थोड़ा सा बहुत डिटेल में दे रखा है उन्होंने, जिससे कि जो आपके आरबीआई के एग्ज़ाम्स या वेरियस बैंक के एग्ज़ाम है उसमें भी आपको मदद मिल सके। लेकिन हमको ना यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है। ठीक है, हमने देखा था कि पिलर 2 से हार्डली जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन आता है, और वो जो 1 से 2 क्वेश्चन होता है, या तो वो होगा इस तरीके का कि जो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर पाओगे, या ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें बहुत ही ज़्यादा फैक्ट दिया रहेगा, जो या तो आप बिल्कुल रट के गए हो तभी सॉल्व कर पाओगे, वैसे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से इसको मैं समझा देता हूँ आपको जीएसटी को, ताकि आप जो है कम से कम एलिमिनेशन मेथड से ही सही एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमने जो है अपने टेलीग्राम चैनल संकल्प पथ आईएएस पे सारे अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं, तो प्लीज़ आप उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। सीधे स्टार्ट करते हैं। जो पिछले लेक्चर तक में हमने क्या क्या देख लिया था, पिछले लेक्चर तक में हमने जो हिमाचल में वाटर सेस वगैरह सब लगता था वो सबको देख लिया था। उसके बाद मैंने कहा था आप सभी से, जो ये कैस्केडिंग इफेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, ये हम तब समझेंगे जब हम जीएसटी को समझ लेंगे। ठीक है, तो अभी पहले हम जीएसटी को समझ लेते हैं। और जीएसटी एक क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस ही हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर से, डायरेक्ट टैक्स हम पहले कवर कर चुके हैं। जैसा कि जीएसटी के नाम से पता चल रहा है, फुल फॉर्म क्या है इसका, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, यानी कि ऐसा टैक्स जो कि गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाला है। ठीक है, ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में क्या है कि समझो 2004 में जो है विजय केलकर, उनका टास्क फोर्स बना था, उन्होंने इसको थोड़ा सा रिकमेंड किया था जीएसटी को। फिर 2006 में जो उस समय के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे, उन्होंने भी अनाउंस किया था कि 2010 में हम जीएसटी को लॉन्च करेंगे। तो ऐसे करते करते साल 2014 आ गया, जो मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई। साल 2011 में भी इंट्रोड्यूस किया गया था 115th अमेंडमेंट बिल के साथ लोकसभा में, लेकिन क्योंकि लैप्स हो गया था वो बिल। ठीक है, जब नई सरकार आ गई उसके बाद फिर मोदी गवर्नमेंट ने 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आई लोकसभा में। उसके बाद इस बिल को पास करवाया गया। ठीक है, तो जीएसटी का जो एम क्या था कि वो एक तरह से फेडरल फाइनेंशियल सिस्टम को बदलने वाला था। इस वजह से इसको आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत जो है पास करवाया गया। इसमें रिक्वायरमेंट क्या थी, पॉलिटी में अगर आपने पढ़ा होगा तो यूनियन पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा राज्यसभा से 50% ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप चाहिए होता है, प्लस 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक कंडीशन ये होता है। दूसरा, स्टेट की विधानसभा से भी अप्रूवल चाहिए होता है। कितने, उस समय पे 15 विधानसभा थी जिनसे अप्रूवल चाहिए होता है, मतलब कि मोर देन 50% से परमिशन चाहिए होता है, अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, तो जब 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया, उसके बाद जब ये पास हो गया तो ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 बन गया। अब आप कहोगे यार ये 122वां है, यहाँ पे 101वां क्यों? तो यार पॉलिटी में आपको देखना पड़ेगा, एक्ट और बिल में फ़र्क होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिल हुए होंगे जो एक्ट नहीं बन पाए होंगे ना। तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में लाया गया था। तो जीएसटी 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इसमें देखो बहुत सारे ना आर्टिकल्स आप देखोगे यहाँ पे, ये सब जो है पास किए गए थे। ठीक है, जिसमें कि 246A जो है उसमें स्टेट्स को पावर दिया गया है ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगा सके। ठीक है, पहले वो सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगा पाते थे, सिर्फ और सिर्फ यूनियन के पास ही पावर था। और अब जो है यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इंटर स्टेट जो सप्लाई होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उस पर वो टैक्स लगा सके, जिसको कि हम कहते हैं आईजीएसटी। ठीक है, अब सर्विसेज क्या होते हैं? गुड्स तो आपको पता है कि आप चाहे टूथपेस्ट खरीदो, चाहे आप कोई भी सामान खरीदो, वो क्या हो गया, गुड्स हो गया। और दूसरा सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज जैसे कि कोचिंग वगैरह होता है, वो सर्विसेज में आता है। टेलीकॉम कंपनीज जो भी आप फ़ोन कॉल करते हो, ये सब सर्विसेज में आता है ना। तो जो भी आप कुछ किसी चीज़ की हेल्प ले रहे हो, सर्विसेज में आ गया आपका, तो अब इन पे भी टैक्स लगता है। अब हमने देख लिया आईजीएसटी 269A के तहत इंटर स्टेट ट्रेड, जो भी यूनियन गवर्नमेंट, अब इंटर स्टेट ट्रेड क्या होता है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी सामान जब आता जाता है, बिकता है, वो सब होता है इंटर स्टेट ट्रेड में। अब इसमें ना आपको ये ध्यान रखना है कि आईजीएसटी
क्या मतलब क्या हो गया, CGST प्लस SGST दोनों को प्लस करके। अब आप कहोगे कि CGST और SGST क्या होता है, इसको आप समझ लो। देखो, GST आप समझ गए कि GST का फुल फॉर्म हो गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। अब यहाँ पे आप आगे जोड़ दो C, यानी कि सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्सेस, यानी कि जो आपका केंद्र सरकार टैक्स लेता है उसको हम कहेंगे CGST। इसी को दो हिस्सों में हमने बांट दिया था ना, CGST। दूसरा अगर स्टेट लेगा तो SGST हो गया वो, ठीक है। यही दो हिस्सों में बट गया, सेंटर के लिए ये, स्टेट के लिए ये हो गया। इन्हीं दोनों को फिर से प्लस कर देंगे, जो इंटर स्टेट के लिए क्या हो गया, IGST हो गया, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाना चाहिए नाम से आपका। उसके बाद जो है GST काउंसिल को हेड कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा हेड किया जाता है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहलिक जो सब्सटेंसेज हैं जैसे कि लिक्विड वगैरह, इसको GST के रेंज से बाहर रखा गया है। 366 इसमें लिखा गया है। क्यों बाहर रखा गया, तो सोचो यार, उस समय जो पास करवाने का ना सरकार को थोड़ा लॉलीपॉप देना था, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं मान रहे थे कि GST हम पास करें, और नहीं चाह रहे थे वो GST, क्योंकि उनका जो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग क्या था, एक ये भी है, अल्कोहल वगैरह भी है और पेट्रोल डीजल वगैरह भी है। तो अल्कोहल जो है, इस वजह से केंद्र सरकार ने क्या किया, इसको अपने GST के लिस्ट से बाहर ही रखा है, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया, यूनियन के लिए ये, स्टेट के लिए ये। अब यूजुअली मान के चलो कोई सर्विसेज पे 18% का अगर GST लगता है, तो इसका मतलब ये होता है कि 9% यूनियन के पास जाएगा, 9% स्टेट के पास जाएगा। वो इक्वली जो है 50-50% डिवाइड हो जाता है। बाकी इसका रेट कौन तय करता है, वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। GST काउंसिल को हम समझ लेते हैं। अच्छा, ये भी समझ लो कि GST जो इम्प्लीमेंट कब की हुआ था अपने देश में, 1 जुलाई 2017 से अपने देश में इम्प्लीमेंट की हुआ था GST। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2017 से 1 जुलाई से GST काउंसिल का कॉम्पोजिशन समझे तो भाई, जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी सबका कॉम्पोजिशन समझा था, इसमें GST काउंसिल में यूनियन की तरफ से 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कौन कौन से, एक फाइनेंस मिनिस्टर जो कि एज ए चेयरमैन भी होती हैं, दूसरी एक और यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट जो फाइनेंस होते हैं डिपार्टमेंट के, वो होते हैं दूसरे। उसके अलावा स्टेट के तरफ से जैसे कि अभी एक फ़िलहाल में 31 रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग यूटीज़ जिनके लेजिस्लेचर हैं, जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर का, दिल्ली, पौंडीचेरी, इन सब का ये नॉमिनेट करते हैं किसी एक आदमी को। वो एक आदमी कोई भी हो सकता हो, चाहे उनके मिनिस्टर हों, GST काउंसिल में भेज सकते हैं, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर हो, या कोई सा भी आदमी हो, उनको वो GST काउंसिल में अपने और से भेज सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझना है, स्टेट की तरफ से और यूनियन की तरफ से 2। अब ये जो सिस्टम काम करता है वो वोटिंग पावर से काम करता है, यानी कि कोई भी चीज़ इनको पास करवाना पड़ता है तो वोटिंग से मदद लिया जाता है। तो आप कहोगे यार यहाँ पे तो सिर्फ 2 मेंबर हैं, तो यूनियन तो हरदम पीछे रह जाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। यूनियन को ना थोड़ा सा वोटिंग पावर ज़्यादा दिया गया, वोटिंग राइट 1/3 दिया गया वोटिंग राइट यूनियन को, और स्टेट को 2/3 दिया गया है। फिर भी आप देखोगे, कहोगे कि यार यूनियन को तो 1/3 ही दिया गया, स्टेट को 2/3, तो हर बार तो क्या हो जाएगा कि स्टेट ही जीत जाएगा ना, कोई भी चीज़ अगर पास उनको करवाना हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ना क्या किया गया है, एक कंडीशन ये डाल दिया गया है कि कोई भी एग्रीमेंट के लिए, कोई भी चीज़ पास करवाना है, उसके लिए ना मिनिमम 3/4 वोट की रिक्वायर होगी, 3/4 हिस्सा, समझ लो। यानी कि अगर 4 मेंबर वोट करें, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें से 3 मेंबर जो है ना उस प्रपोजल के लिए यस करने चाहिए, तभी पास होगा। अब 3/4 के लिए तो आप समझ गए कि 1/3 तो इसमें अब ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा उनको यूनियन गवर्नमेंट का भी, यानी यूनियन गवर्नमेंट के परमिशन के बिना अब कोई भी चीज़ उसमें पास नहीं हो सकता है। तो इससे आप क्या समझे कि GST काउंसिल एक तरह से प्रमोट करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी अपने देश में। अब मैं बात करूं कि इसमें कोरम होता है 50% का, यानी कि 50% जब तक लोग प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक ये मीटिंग इसकी चलेगी नहीं। दूसरा, यूजुअली जो इसकी मीटिंग होती है ना 3-3 महीने पे होती है, लेकिन ऐसा उसके कॉन्स्टिट्यूशन में या GST काउंसिल में ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है कि आपको इतने दिन पे करना है, कब कब करना है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया उसमें। ये डिसाइड कौन करता है कि कब करना होता है, ये डिसाइड करती है चेयरमैन, जो कि अभी कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर ही चेयरमैन होते हैं। वही डिसाइड करती है कि GST काउंसिल की मीटिंग कब कब होनी है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि 5 हाइड्रोकार्बन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस हो गया आपका, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो हो गया आपका, इन सब पे GST नहीं लगता है, बल्कि इन पे क्या लगता है, एक्साइज लगता है, एक्साइज ड्यूटी, और स्टेट गवर्नमेंट का वैट लगता है, ठीक है। ये आपका क्यों इस पे GST नहीं लगता यार, इस पे GST उस समय भी बाहर कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कमाई होती है, इस वजह से उन्होंने क्या किया, इसको GST से बाहर रखा है। अभी आपने को पता होगा प्रेजेंट में सिर्फ मैक्सिमम 28% का GST का रेट चलता है। तो अगर सोचो आपका जो पेट्रोल डीजल है उसको भी 28% पे रेट पे ला दिया जाए, तो बेस प्राइस से मुश्किल से 5 से 6 रुपये ही इंक्रीज होगा, वो तो बहुत सस्ता हो जाएगा और इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इस वजह से इन्होंने GST को यहाँ पे बाहर रख रखा है। लेकिन GST काउंसिल जब चाहे डिसाइड कर सकती है कि इस दिन से हमको इस पे भी GST लगाना है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा इन्होंने नहीं मेंशन कर रखा है कि इस पे हमको नहीं लगाना है, जस्ट लाइक लिक्विड की तरह ना, अल्कोहल की तरह। उसके अलावा बात करूँ कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्पेशल टाइप का टैक्स कौन कौन सा लगाती है, किस पे लगाती है, इलेक्ट्रिसिटी पे, लिक्विड
सॉफ्टवेयर पे आपका, मैंने जैसे कि बताया, इसको भी जीएसटी से बाहर रखा गया है, इलेक्ट्रिसिटी को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी काउंसिल का फंक्शन क्या होता है वो देखो। जीएसटी काउंसिल का फंक्शन यार सिंपल सी बात है कि वो डिसाइड करते हैं, क्या क्या चीज़ें डिसाइड करते हैं। डेट डिसाइड करता है कि किस दिन से किस चीज़ पे कितना जीएसटी लगने वाला है। उसके अलावा कितना स्टैंडर्ड रेट क्या रहेगा वो डिसाइड करते हैं। उसके अलावा स्पेशल रेट तो मैंने बता ही दिया कि किसी कभी कभी क्या होता है, जैसे कोरोना आ गया, कुछ आ गया, उस समय पे वो परमिशन दे देते हैं अब जीएसटी काउंसिल किसी स्टेट को कि आप जो है एक्स्ट्रा सेस लगा सकते हैं। जैसे कि केरल में आप सभी को पता है बाढ़ आ गया था, तो उन्होंने जीएसटी काउंसिल ने अलाउ कर दिया था केरल को कि आप 1% का कैलेमिटी सेस लगा सकते हैं। अब सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, ये सब अपने पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, प्लीज़ आप जाके देख लीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से समझा रखा है, इसको अब अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले तो जीएसटी किस हिसाब से डिवाइड किया जाता है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। जीएसटी ना एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। क्या? डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सामान का जो है प्रोडक्शन हुआ है वहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, बल्कि जीएसटी वहाँ पे लगेगा जहाँ पे वो सामान बिक रहा है, यानी कि बायर जहाँ का है, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे कि गुजरात में मान के चलो कार प्रोड्यूस होता है, मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, लेकिन बिका कहाँ पे? वो बिका यूपी में बिका, तो जो टैक्स लगेगा वहाँ पे, वो टैक्स कहाँ लगेगा? यूपी में आईजीएसटी लगेगा। और जो पहला सीधी सी बात है कि जीएसटी का जो पैसा है वो पहले किसके पास जाएगा? यूनियन गवर्नमेंट के पास जाएगा, और यूनियन गवर्नमेंट जो है वो डिवाइड कर देगी अपने पास और स्टेट के पास। तो किस स्टेट को पैसा देगी यूनियन गवर्नमेंट? गुजरात को या यूपी को, जहाँ कार मैन्युफैक्चर हुआ है या जहाँ कार सोल्ड हुआ है? तो भाई जहाँ कार सोल्ड हुआ है, जहाँ का बायर था ना, वो पैसा उसके पास जाएगा। कैसे? मान के चलो आपने कार खरीदा फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपये का, ठीक है, उस पर आपको जीएसटी आपने दिया था 500 रुपये, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, 500 रुपये का आपका था जीएसटी उस पर लगा आपका। अब वो जो आप बायर हो मान के चलो यूपी से 500 रुपये का, तो आपने जीएसटी दे दिया यूनियन गवर्नमेंट को, आपने जीएसटी दिया। आप डायरेक्ट तरीके से नहीं देते हो, ये ध्यान रखिएगा, फिर कंफ्यूज मत करिएगा। 500 रुपये आपने किसको दिया जीएसटी के तौर पे? सेलर को दिया, पहले सेलर को दिया आपने, और सेलर जो है वो किसको देगा? उसका जीएसटी नंबर होगा, वो सब सेलर जो है सरकार को दे देगा। अब ये जो 500 रुपये उसमें से केंद्र सरकार जो है वो डिवाइड करेगी, कुछ पैसा अपने पास रखेगी और कुछ पैसा बायर स्टेट के पास रखेगी, यानी जहाँ से आप यूपी के हो तो यूपी गवर्नमेंट को कुछ पैसा मिल जाएगा। अब वो कितना कितना मिलेगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेंगी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी कि इतना परसेंट जो है, मान के चलो हो सकता है वो डिसाइड करे कि इक्वल कि 250 रुपये हम रखेंगे और 250 रुपये जो स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे, तो वो भी डिसाइड किया जा सकता है। या हो सकता है कि वो 60-40 का भी करे, तो वो जीएसटी काउंसिल द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अगर मैं अभी इस समय प्रेजेंट स्टेटस की बात करूँ तो जो आईजीएसटी लगता है, जो इंटर स्टेट होता है, यानी गुजरात का सामान यूपी में बिचा, ये क्या हो गया? इंटर स्टेट ट्रेड हो गया। यहाँ पे क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी लगा 28% का, मान के चलो यहाँ पे। तो अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में 14% जो यूनियन गवर्नमेंट के पास जाएगा, 14% स्टेट के पास गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब यूनियन गवर्नमेंट के पास जो 14% गया, तो वो यूनियन गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स आता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स आता है चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स आता है, वो सब मिला के जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है उसमें से जो अपने फाइनेंस कमीशन है वो डिसाइड करती है कि कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना है। तो प्रेजेंट में 41% जितना भी यूनियन गवर्नमेंट टैक्स से कलेक्ट करती है, 41% किसको दे देती है? स्टेट को दे देती है, ठीक है। तो अब जीएसटी काउंसिल का फंक्शन जो है आप समझ गए। उसके अलावा जीएसटी काउंसिल का एक और फंक्शन होता है कि वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन बिजनेसमैन सब से करवाती है। अब कौन कौन जो है एलिजिबल होते हैं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो भी कौन डिसाइड करता है? जीएसटी की काउंसिल ही डिसाइड करती है। कि हो सकता है कि किसी स्टेट में कह दे कि वो 20 लाख से ज़्यादा का जो भी इनकम वगैरह करते हैं उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, जो भी बिजनेस करते हैं, तो वो जीएसटी काउंसिल पर डिपेंड करता है। तो हमको ऐसा डिटेल में नहीं जाना कि कितना कितने पे होता है। उसके अलावा जीएसटी काउंसिल जो है प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जो मान के चलो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जहाँ पे ज़्यादा इनकम नहीं हो पाती है, तो वो सबको भी कितना कितना शेयर देना वो सब जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करती है, ठीक है। अब कंपेंसेशन किस स्टेट को देना होगा वो सब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। अब कंपेंसेशन हम बाद में समझेंगे कि क्या होता है। जीएसटी आने से पहले मान के चलो स्टेट गवर्नमेंट को इनकम थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, जब जीएसटी आ गया तो बहुत सारी चीज़ें जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स के रूप में लेती थी वो जीएसटी में आ गया, तो अब स्टेट गवर्नमेंट के इनकम क्या हो गया? कम हो गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ? कंपेंसेशन उनको कहा गया कि मतलब एक साथ 5 साल के लिए जो हम आपको कंपेंसेशन देंगे 5 साल के लिए, ठीक है। लेकिन फिर बाद में उसको बढ़ाएगा, वो सब हम कंपेंसेशन बाद में आगे देखने वाले हैं। उसके अलावा यूनियन स्टेट के बीच में कुछ ऐसा डिस्प्यूट होता है तो वो भी जीएसटी काउंसिल ही मतलब देखता है कि क्या डिस्प्यूट हुआ उसका, ठीक है। तो 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
एक्ट बना, उससे क्या किया गया, सेटअप किया गया जीएसटी काउंसिल। फिर जीएसटी काउंसिल सबकी मीटिंग हुई, इन्होंने लॉज वॉज बनाए, फिर उस लॉज को पास किया गया पार्लियामेंट में। कौन कौन से लॉज, जैसे कि सीजीएसटी का लॉ, आईजीएसटी का लॉ, यूनियन टेरिटरीज के लिए ना यूटीजीएसटी बनता है। अभी हमने देखा था सेंट्रल के लिए सीजीएसटी, और उसके अलावा जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं उसके लिए आईजीएसटी, उसके अलावा स्टेट के लिए एसजीएसटी था, और उसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज के लिए यूटीजीएसटी होता है। ठीक है, बाकी जीएसटी काउंसिल का जो डिसीजन है वो स्टेट्स पे बाइंडिंग नहीं होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अपना कहा था। ठीक है, जीएसटी काउंसिल का, लेकिन ऐसा अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। क्यों ऐसा नहीं हुआ? अब मान के चलो कि यार जीएसटी काउंसिल की कोई कुछ ऐसा कहेगी और जो स्टेट्स नहीं मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना उनको, कि नहीं मानेंगे तो आपस में कोऑर्डिनेशन ही किसी तरीके का नहीं रहेगा। अब अगला है जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पर हम आ चुके हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ना, ये एक तरह का समझो पेटीएम सब जैसा कैशबैक इशू करते हैं ना, कि आप 100 रुपये का मोबाइल रिचार्ज करते हो और आपको 10 रुपये का कैशबैक मिल जाता है। कुछ कुछ समझो वैसा ही है, बिल्कुल वैसा, एक तरह से 100% वैसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ है। अब इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये काम करता है। लेकिन सबसे पहली चीज़, ये काम करेगा सिर्फ और सिर्फ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो जीएसटी वगैरह फाइल करते हैं उनके लिए, जैसे हम और आप जैसे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए नहीं है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अब ये सिस्टम पूरा काम कैसे करता है इसको मैं आप सबको समझाता हूँ। मान के चलो, ठीक है, मान के चलो कि यहाँ पे मुरनाल सर ने खुद का फोटो लगा के बता रखा है कि ये ऑनर है एक मैगजीन के, गुजरात में काम करता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग मशीन सेलर से, मतलब प्रिंटिंग मशीन वगैरह खरीदा। ठीक है, तो इन्होंने जब परचेज़ किया तो उस पर क्या दिया होगा इन्होंने, उस पर उन्होंने जीएसटी भरा होगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे देखो, मुरनाल पेज 1 लाख प्राइस, एक तो 1 लाख रुपए का प्राइस इन्होंने दिया प्रिंटिंग मशीन का, दूसरा 18,000 का इस पर आईजीएसटी भी इन्होंने दिया। ठीक है, क्योंकि ये गुजरात के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं, तो इंटर स्टेट हो गया, इस वजह से इस पर क्या लग गया, आईजीएसटी लग गया। तो 18,000 रुपये का क्या दिया इन्होंने आईजीएसटी दिया। तो 18,000 रुपये जो है ना आईजीएसटी, ये मुरनाल सर का जो जीएसटीएन का जो पोर्टल होगा उस पर आ चुका होगा, क्रेडिट हो चुका होगा। अब जीएसटीएन पोर्टल क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आप इतना समझ लो कि जैसे पैन कार्ड नंबर होता है वैसे आपका जीएसटीएन नंबर होता है, तो उस पर 18,000 रुपये इनका दिखेगा। अब आगे, क्योंकि ये मैगजीन के ओनर है, मैगजीन बनाते हैं और मैगजीन बेचेंगे, मान के चलो इन्होंने पंजाब में मैगजीन सेल की। जब इन्होंने मैगजीन सेल किया होगा तो इन्होंने कलेक्ट क्या किया होगा, अपना जीएसटी कलेक्ट किया होगा, क्योंकि जब कोई भी सामान जब बिकता है ना उस पर भी क्या लगा होगा, जीएसटी लगा होगा, इस पर भी आईजीएसटी लगा। तो जो हम जैसे आप जैसे कस्टमर्स हैं उन्होंने क्या दिया, अल्टीमेटली जीएसटी का प्राइस दिया आईजीएसटी का। तो जो पंजाबी रीडर है, मान के चलो 100 रुपये जो है उन्होंने मैगजीन के दिए, प्लस उस पर 18% का आईजीएसटी दिया उस पर, यानी कि 18 रुपये का। अब क्योंकि इन्होंने जीएसटी यहाँ से लिया, ठीक है, तो अब इनको भी सरकार को देना पड़ेगा ये जीएसटी का पैसा। तो और इधर से इन्होंने सेलर को ऑलरेडी जीएसटी का पैसा दे चुके थे, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो है ना ये माइनस हो जाएगा। 18,000 जो इन्होंने जीएसटी का पैसा इधर दिया था, प्लस इनको जो 18 रुपये का जीएसटी का पैसा मिला, यह माइनस हो गया 17,982 रुपये। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे ये बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स बेच देंगे, और बहुत सारा मैगजीन्स बेचने के बाद इनको जो पैसा मिलता रहेगा, तो इधर जो इनको फालतू का पैसा लग गया, मतलब ज़्यादा जो पैसा 18,000 लग गया, वो इधर से इनको क्या हो जाएगा, कंपेंसेट हो जाएगा, मिल जाएगा वापस। और केंद्र सरकार को यहाँ पे इनको अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या हो गया, एक तरह से 0 रुपये हो गया, यानी इनको क्या हो गया, फ़ायदा हो गया जीएसटी का। जो इसी को कहते हैं हम क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। अगर इसको आपको ये इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ में ना आए तो प्लीज़ आप एक बार और वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट सिंपल सा फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि सेलर, अब ये कौन है, आदमी है जो कि अपना सामान इन्होंने खरीदा। जब सामान खरीदा तो सेलर को क्या देंगे, ये अपना आप कुछ पैसा जीएसटी के तौर पे देंगे। उसके अलावा जब ये आगे बेचेंगे तो ये भी जीएसटी कलेक्ट करेंगे। तो जो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को क्या कहते हैं, हम जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो वो पैसा इनको एक तरह से वापस मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि आईजीएसटी लगा। अब यहाँ पे बायर सेलर कौन था, बायर यहाँ पे था गुजरात का। तो जो बटेगा आईजीएसटी वो सेंटर के बीच में बटा और गुजरात के बीच में बटा। और यहाँ पे देखेंगे तो बायर कौन है, पंजाब का है। तो यहाँ पे जो आईजीएसटी बटेगा वो यूनियन और पंजाब के बीच में बटेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें, कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यूनियन गवर्नमेंट क्या
लगाती है CGST स्टेट गवर्नमेंट, SGST, UT विदाउट लेजिस्लेचर UT GST लगाती है। IGST मैंने बता दिया था, CGST प्लस SGST GST होता है वो, ठीक है। सीधे सीधे आगे चलते हैं। GST मैंने बता दिया एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी जहाँ का बायर होगा वहाँ पे टैक्स लगेगा। GST एप्लीकेबल होता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे भी, तो सर्विसेज पे भी और गुड्स पे भी। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का एक प्रॉब्लम होता है GST में, उसको हम समझ लेते हैं कैसे। मान के चलो कोई सामान जो है सेलर से आपने खरीदा, उस पर 18% का GST दिया। अब सामान का आपने फिनिश्ड गुड्स कुछ बना के जब आपने सेल किया तो उस पे जो सरकार ने सिर्फ 5% का GST लगा रखा है। तो अब आप देखोगे कि आपका तो एक तरह से नुकसान हुआ, बीच का जो डिफरेंस है वो आपका नुकसान हुआ ना। तो सरकार ने क्या सोचा, सरकार ने ये सोचा कि हम जो है इन दोनों को ना बराबर कर देते हैं। अच्छा, इसमें नुकसान किसका होता है? सरकार को होता है। कैसे? 18% का GST क्योंकि आप दे चुके हो, तो वो तो आपका मैंने बताया कि GSTN पोर्टल पे आपका दिख जाएगा, और 5% का जब GST आपने वापस किया तो आपका जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस 13% का वो तो आपको क्रेडिट हो गया, आपका ना आपको मिल गया, गवर्नमेंट को मतलब आपको पैसा रिफंड करना पड़ा, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा तो आपको हो गया, लेकिन गवर्नमेंट का तो क्या हो गया, नुकसान हो गया यहाँ पे गवर्नमेंट का। इसलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम बराबर कर दें, जितना रॉ मटेरियल पे GST है उतना ही आउटपुट पे भी GST लगे। लेकिन जो यहाँ पे आप देखोगे लॉबीज़ बना दिया, जो यहाँ पे टेक्सटाइल की बात चल रही थी, तो टेक्सटाइल के जो कंपनीज वाले थे उन्होंने लॉबी बना के कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते आप, मतलब बराबर मत कीजिए, हमको नुकसान हो जाएगा। इस वजह से सरकार ने इसको डिसीजन को क्या कर लिया, वापस ले लिया। तो इसी को क्या कहते हैं हम, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम हुआ था GST में। अब चलते हैं, देखो GST में एक होता है एग्जैम्प्ट वर्सेस जीरो रेटेड GST। इसको समझ लेते हैं क्या होता है। देखो जीरो रेटेड GST का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट किसी चीज़ पर जब 0% की GST लगाती है, ठीक है। 0% GST कब लगाती है? मान के चलो 18% का जो GST लैपटॉप खरीदने पे इन्फोसिस ने लगाया, तो उसको क्या मिलेगा, इनपुट मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने आपको बताया था। जब उसने उसको एक्सपोर्ट किया, सॉफ्टवेयर सर्विसेज को क्या किया, जो इन्फोसिस है उसने एक्सपोर्ट किया, उस पर सरकार ने क्या लगाया, 0% का GST सरकार लगाती है एक्सपोर्ट पे। तो 18% का क्या हो गया, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया कंपनी को, यानी कि उसको 18% का GST में प्रॉफिट हो गया। तो इसको क्या कहेंगे हम, जीरो रेटेड। इसमें क्या अलाउड होता है, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड होता है। उसके अलावा GST एग्जैम्प्ट या निल रेटेड, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट 0% का GST तो लगा रही है, लेकिन आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देगी। जैसे इसमें अलाउ कर रखा था ना, इसमें अलाउ नहीं करेगी। तो इस वजह से क्या होता है, इसमें नुकसान हो जाता है हम लोगों का, और सरकार का इसमें क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। उसके अलावा नॉन GST कुछ सप्लाईज होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब तीनों में फ़र्क हम समझ गए, ठीक है। अब GST किसको मिलेगा, नहीं मिलेगा। वैसे ही वैक्सीन्स पे 0% का GST क्यों नहीं लग सकता, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब कोविड का समय था तो सरकार जो है इस पर 5% का GST लगाती है, तो बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नहीं, इस पर आप 0% का GST लगाओ। तो सरकार का तर्क ये होता है कि मैं अगर 0% का इस पर GST लगाऊंगा तो गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ना, 0% का GST। और अगर तो मैं इस पर ज़्यादा GST लगा दूंगा तो आम जनता का लॉस हो जाएगा। इस वजह से सरकार ने क्या कहा कि हम मिनिमम जो सबसे कम वाला रेट है 5% का GST वो लगा के चलते हैं इस पर, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट को ज़्यादा रिफंड ना करना पड़े अमाउंट। जीरो रेटेड में क्या हो जाता है, जीरो रेटेड तो अभी हमने देखा कि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का पैसा देना पड़ता है कंपनीज़ को, लेकिन अब जो है पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अभी हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट अब जब समझ लिया है, तो अब जो हमने पिछला जो टॉपिक छोड़ा था, जिसको मैंने कहा था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जब हम कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा, तो उस पर चलते हैं, क्योंकि उसमें हम ना कंपेयर करने वाले हैं। ये विंडफॉल पे आ गया हम, ये रहा, हाँ। कैस्केडिंग इफेक्ट को हम समझते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। अब आप ध्यान से इसको समझिएगा कि जब पहले GST से पहले सिस्टम क्या चलता था, बाद में GST लाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी। देखो GST से पहले क्या चलता था ना, मैं आपको बहुत मैथमेटिक्स टर्म्स में सिंपल एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। मान के चलो कि अगर आप 100 रुपये बोरो करते हो 10% का इंटरेस्ट रेट, जो कि 2 साल का है, तो सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे आप देखोगे तो प्रिंसिपल 100 रुपये का था। पहले साल में 10% लगा 100 रुपये पे 10 रुपये हो गया, दूसरे साल में 10% लगा 100 रुपये पे 10 रुपये हो गया, यानी टोटल 20 रुपये का इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ा। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट यहीं पे होता तो क्या होता कि 100 रुपये का प्रिंसिपल होता, 10% पहले साल में लगता 100 रुपये पे 10 रुपये हो जाता, दूसरे साल में 10% लगता है, पता किस पे, 110 रुपये पे, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता है ये, तो 11 रुपये हो जाता। टोटल 21 रुपये का आपको इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ता है, यानी कि 1 रुपये का एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में। उसी तरीके से पहले क्या होता था ना, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, जिसको क्या कहा जाता है, कैस्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था।
पहले क्या था, एक्साइज सिस्टम ये सब था। मान के चलो कोचिंग वालों सब ने 1,000 रुपये का सामान खरीदा, उस पर 10% का उन्होंने ये सब एक्साइज ड्यूटी वगैरह दिया। अब कोचिंग वाले को प्रॉफिट मान के चलो 400 रुपये का चाहिए, तो वो 1,000 रुपये का ये प्लस 100 रुपये का ये प्लस 400 रुपये का ये, यानी कि अपना सामान वो 1,500 रुपये में बेचेगा। उस 1,500 रुपये पे भी सरकार जो है 10% का टैक्स कलेक्ट करेगी, यानी कि 150 रुपये। तो स्टूडेंट्स को कितने रुपये देने पड़ेंगे? 1,650 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि भाई अल्टीमेटली वो जो 10% का टैक्स है वो भी जो है स्टूडेंट्स को ही देना पड़ेगा। तो फाइनल जो अब यहाँ पे समझो 1,650 रुपये का हो गया। वहीं पे इस वाले सिस्टम में बात करें, जीएसटी वाले सिस्टम में, तो 1,000 रुपये का यहाँ पे कोचिंग वाले ने सामान वामान खरीदा और जिसपे कि 100 रुपये का जीएसटी लग गया। अब यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको मिल जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली वो 0 रुपये का ही हो गया उसको, क्योंकि वो वापस ही उसको मिल जाना है। तो कोचिंग वाले को प्रॉफिट चाहिए 400 रुपये, तो यहाँ पे तो ये 0 हो गया, तो टोटल 1,400 रुपये हो गया। अब यहाँ पे 10% का जो टैक्स उसको देना पड़ेगा बच्चों को, वो 140 रुपये हो गया। अब यही है ना, यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाता है अगर हम यहाँ पे 0 ना लिखते तो मतलब आपको कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से यहाँ पे 0 लिखा गया है, ठीक है। तो 140 रुपये का हो गया। तो इस समय 1,540 रुपये स्टूडेंट को फीस देना पड़ेगा, यहाँ पे 1,650 रुपये का था। तो यहाँ पे हमने देखा डिफरेंस कितने का, 110 रुपये यहाँ पे बचत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरफ ही टैक्स लगा, टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगा, जो कि यहाँ पे इधर भी टैक्स लग रहा था, इधर भी टैक्स लग रहा था। अब आप कहोगे यार ये 110 रुपये तो किसका नुकसान हुआ? ये 110 रुपये गवर्नमेंट का नुकसान हुआ। आप कहोगे यार गवर्नमेंट अपना नुकसान क्यों सह रही है जीएसटी लाके? तो यार देखो, ये उसका ना बहुत सारे तरह के मोटिव होते हैं। एक तो ये है कि जीएसटी लाने से अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा देंगे, तो अल्टीमेटली सरकार का इसमें फ़ायदा ही है। कैस्केडिंग इफेक्ट आप समझ गए क्या होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जीएसटी को लाया गया। अब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं होता है, ठीक है। कैस्केडिंग इफेक्ट के जरिए समझ लो बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स होते थे। किस किस तरह के प्रॉब्लम्स? कि वो क्या करते थे, बिल नहीं देते थे, पहले ट्रांजैक्शंस को हाइड करते थे, ठीक है। मतलब कि हम बताते तो ही नहीं थे कि सरकार को कि हमने कोई सामान बेचा है, खरीदा है, ताकि हमको टैक्स ही ना देना पड़े। तो यहाँ पे टैक्स इवेजन, ब्लैक मनी, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती थी। लेकिन जब से जीएसटी आया, जीएसटी आने के बाद क्या हुआ कि अब इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर चाहिए ना इनको, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहने के लिए उनको बिल देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सरकार को बिल जमा करवाना पड़ेगा, तब जाके इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो अब बिल का सिस्टम आ गया, तो जो खरीदने वाला वो भी बेचने वाले से क्या मांगता है? बिल मांगता है कि भाई हमको बिल दो, पक्का बिल दो, ठीक है, क्योंकि हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉड होने का, टैक्स इवेजन होने का स्कोप कम हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गया। अब ये काम का नहीं था। लेकिन अच्छा, पहले क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं ऐसा नहीं था। शुरू में आप देखोगे ना तो मॉडवेट करके था यूनियन गवर्नमेंट का, जहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ इनपुट क्रेडिट मिलता था। फिर उसके बाद सैनवेट आ गया, फिर स्टेट गवर्नमेंट का वैट था जिस पे भी कुछ इनपुट मिलता था। लेकिन ये सारे सिस्टम इतने एफिशिएंट थे नहीं, इसी वजह से नया सिस्टम जीएसटी को लाना पड़ा। बहुत सारे ऐसे डेवलप नेशन है जहाँ पे जीएसटी जो है वो लाया जाता था, अभी भी लाया गया है। जैसे कि 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए इसको। सेल टैक्स जो आप पे करते हो परचेजिंग अ टूथपेस्ट। अब देखो भला ये तो 2014 का क्वेश्चन है, उस समय जीएसटी था नहीं ये, तो हालांकि अभी इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं आप सभी को बता दूं कि सेल्स टैक्स उस समय पे लगता था जब आप कोई चीज़ परचेज करते तो वो टैक्स कलेक्ट किया जाता था और इम्पोज किया जाता था बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी जी इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऐसे 2013 में क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट टैक्सेस, इंडिया में कौन कौन से डायरेक्ट टैक्सेस में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। कॉर्पोरेशन टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस है, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ए वाला ऑप्शन जो है अपना करेक्ट हो गया है। प्लीज़ आप देख लीजिएगा इसको, कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछते रहिएगा। तो ये सब हम कवर कर चुके हैं। जीएसटी काउंसिल का डिसीजन नहीं होता है बाइंडिंग, ये भी कवर कर चुके हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी भी कवर कर चुके हैं, जीरो रेटेड भी कवर कर चुके हैं, वैक्सीन पे क्या होता है ये भी कवर कर चुके हैं। अब देखो, अब हमको ना जल्दी आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि अब हम ना मेन जो जीएसटी का कोर था वो सब हम समझ चुके हैं कि जीएसटी काम क्या करता है, हिस्ट्री क्या थी जीएसटी की, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या था, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या था, वो सब हम समझ चुके हैं अभी तक। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। अब जल्दी हमको खत्म करना है। पहला सीजीएसटी सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स। ये अब देखो कौन कौन से आइटम पहले जो है वो जीएसटी के बाहर थे, अब जीएसटी के अंदर है। इसको एक बार जल्दी से देख लेते हो आप। देखो पहले क्या था, अब इस समय पे भी जो भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो जीएसटी के बाहर होते हैं। सीधी सी बात है, डायरेक्ट टैक्स जीएसटी के बाहर है। कस्टम ड्यूटीज़ जो लगते हैं वो जीएसटी से बाहर है। जो 5 हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल, डीजल, इन सब पे भी जीएसटी नहीं लगता है। लिक्वर पे भी जीएसटी नहीं लगता है। टबैको पे जीएसटी प्लस एनसीसीडी लगता है। एनसीसीडी का फुल फॉर्म मैं आपको भी बताता हूँ। टबैको पे ये लगता है। उसके अलावा जो सेंट्रल का सेल्स टैक्स है वो जीएसटी के साथ रिप्लेस कर दिया गया। जो भी एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल लगाता था सामान सब पे, वो सबको जीएसटी के साथ रिप्लेस कर दिया गया। जो भी एक्साइज ड्यूटी गुड्स पे लगता था वो भी जीएसटी के साथ रिप्लेस कर दिया गया। सर्विस टैक्स को जीएसटी के साथ रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है,
ठीक है। तो देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगता है जो कि जीएसटी के साथ रिप्लेस नहीं किया गया है। उसके अलावा जितने भी सर्विस टैक्स सब थे उसको पे अब जीएसटी लगता है। मैन्युफैक्चरिंग सब आइटम पे जीएसटी लगता है। एक्साइज ड्यूटी सब पे अगर मैं बात करूँ टोबैको प्रोडक्ट्स पे उसमें मैंने कहा था क्या, एक तो जीएसटी भी लगता है, दूसरा एनसीसीडी। एनसीसीडी क्या है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, तो इसमें भी पैसा जाता है एक्साइज ड्यूटी सबका टोबैको प्रोडक्ट्स पे। उसके अलावा बात करूँ तो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम सब पे, प्रोडक्शन सब पे बात करूँ तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल जब डिसाइड करेगा तब लगेगा, इस समय जीएसटी इस पे नहीं लगता है। अगर मैं बात करूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिफाइनरीज, ऑयल ड्रिलिंग कंपनीज, इन सब पे क्या लगाती है, एक्साइज ड्यूटी लगाती है, सेस लगाती है, सरचार्ज लगाती है। उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पेट्रोल पंप ओनर्स पे वैट लगाती है। ठीक है, तो ये हो गया एक्साइज ड्यूटी वाला अपना खत्म। इधर कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब तो क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस है। उसके अलावा बात करें स्टेट के इनडायरेक्ट टैक्सेस की। अब स्टेट के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें जो पहले तो बात करें स्टेट के जो कुछ डायरेक्ट टैक्सेस है वो जीएसटी के बाहर होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मैंने बता दिया जीएसटी के बाहर हैं, लिक्विड वगैरह जीएसटी के बाहर हैं, इलेक्ट्रिसिटी बाहर है, रोड टैक्सेस पे भी जीएसटी नहीं लगता है। उसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें सब पे जीएसटी लगता है, चाहे आप जानवरों को खरीदी बिक्री करो, चाहे एडवर्टीजमेंट लगाना हो, आपको मतलब कोई सामान इधर से इधर भेजना हो, लॉटरी, गैम्बलिंग, एंटरटेनमेंट, लग्जरी गुड्स, इन सब पे क्या लगेगा, आपका जीएसटी लगेगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट में वैट को कन्वर्ट कर दिया गया इसमें। समझ गए आप, पहले जो वैल्यू एडेड टैक्स लगता था इन सारे कॉमर्शियल आइटम पे, उस पर अब जीएसटी लगता है। तो समझ गए आप, अभी क्या लगता है, अभी ऊपर वाले जो सिस्टम है इस पर वैट लगता है, लेकिन इन सब पे अब वैट नहीं लगता है। उसके अलावा सेलिंग क्रूड ऑयल, इन सब पे क्या लगता है, जीएसटी मैंने बता दिया, जब डिसाइड किया जाएगा तब लगेगा, फिलहाल में नहीं लगता। लिक्विड वगैरह जो भी ह्यूमन कंजप्शन के लिए उस पर जीएसटी नहीं लगता है, वो बाहर रखा गया। इलेक्ट्रिसिटी सब पे भी नहीं लगता है, रोड टैक्सेस पे भी जीएसटी नहीं लगता है। फिर पर व्हीकल रिलेटेड एडवर्टीजमेंट मैंने सब बता दिया, इन सब पे जीएसटी लगता है। जीएसटी का कलेक्शन देखें तो जीएसटी जितने भी रजिस्टर्ड कंपनीज है वो सब जीएसटी डिपॉजिट करती हैं किस पे, जीएसटीएन पोर्टल पे मंथली बेसिस पे। ठीक है, मंथली बेसिस पे जो है वो अपना पैसा जमा करती है जीएसटी का। तो आप देखोगे यहाँ पे तो फिजिकल ईयर 2024 में क्वार्टर में देखो यहाँ पे 1.7 लाख करोड़ रुपए का सरकार को प्रॉफिट हुआ, यानी कि ये प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। टैक्स कलेक्शन अभी देखो तो सरकार के लिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या चलता है, इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा कलेक्ट होता है, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स, फिर एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद कस्टम्स, फिर जो सर्विस टैक्स लगता है वो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा सरकार को फ़ायदा किस चीज़ से होता है, इनकम टैक्स से होता है। ठीक है, जीरो रेटेड किस किस ऐसे जो सामान है जिसपे कि बिल्कुल जीएसटी बिल्कुल ₹0 लगता है, तो ये हमारे देखो यार एग्जाम के लिए ना काम का नहीं है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ना हो तो पढ़ लो, इन सारे आप जो देखोगे चीज़ों को, ईपीएफओ, ईएसआईसी, रिजर्व बैंक, इन सब पे ना जीएसटी नहीं लगता है, जो भी इन सब पे सेल वेल होता है। ठीक है, तो ये सब अपने काम का इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आते हैं एक्शनेबल क्लेम्स किसको कहते हैं। देखो एक्शनेबल क्लेम्स यानी कि कोई भी आप जो है रिप्रेजेंट करते हो, लीगल राइट को डिमांड करते हो किसी चीज़ को रिकवर करने के लिए, तो एक्शनेबल क्लेम्स भी जीएसटी के अंतर्गत ही आते हैं। अब समझो लॉटरी या ऑनलाइन गेमिंग वाले जो चीज़ें हैं उस पर लॉटरी कंपनीज कहती हैं कि भाई यहाँ पे ना जीतने की कोई संभावना नहीं है, मतलब फिक्स गारंटी नहीं है, तो इस पर आप जीएसटी मत लगाइए। लेकिन जीएसटी काउंसिल क्या कहता है कि हम तो भाई इस पर जीएसटी लगाएंगे। तो चलो ये कहते हैं, कंपनी वाले कहते हैं कि आप एक काम करो, इस पर ना 18% का जीएसटी लगाओ, क्योंकि ये गेम्स ऑफ स्किल्स है, जिस पे स्किल्स होगा वही जीतेगा। जीएसटी काउंसिल कहती है नहीं, हमको तो इस पर 28% का जीएसटी लगाएंगे। अच्छा, ये कहती है कि चलो आपको जीएसटी देना ही है, लगाना ही है, तो आप सिर्फ फीस पे लगाओ, पूरे अमाउंट पे मत लगाओ। जीएसटी काउंसिल कहते हैं नहीं, मेरे को तो पूरे अमाउंट पर 28% का लगाऊंगा। तो प्रेजेंट में सिचुएशन ये है भाई कि आप कोई भी लॉटरी, गेमिंग, इन सब पे करते हो ना, तो आप जितने रुपए का बैट लगा रहे हो उस पर भी जीएसटी लगेगा, जो भी प्लेटफॉर्म का फीस होगा उस पर भी, यानी टोटल अमाउंट पर 28% का जीएसटी आपको देना पड़ेगा। यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ एंट्री बैट्स पे नहीं है, बल्कि विनिंग पे भी आपको पैसा देना पड़ता है। अब समझो एंट्री बैट्स पे तो जीएसटी लग गया ना, ये बैट्स हो गया, प्लेटफॉर्म फीस हो गया, इन सब पे जीएसटी लग गया। लेकिन अगर आप जीत गए, विनिंग अमाउंट हो गया, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? तो नहीं, उस पर जीएसटी नहीं लगता, बल्कि उस पर हमने देखा था बिटकॉइन वगैरह सब में क्या था, 30% का जो टैक्स कटता था, तो इसमें भी पहले 30% का टीडीएस कट जाएगा और वो लेटर इनकम टैक्स के साथ आपका एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि अब वो इनकम टैक्स के अंतर्गत आ चुका है। जब तक आप उस अमाउंट को निकालोगे नहीं तब तक नहीं लगेगा, जब आप निकालोगे तब आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी का रेट्स फिर से गुड्स पे कितना है, तो ये सब भी भाई अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काम का कुछ है नहीं है। ठीक है,
सीधे अपने चलते हैं आगे जो भी काम का है यहाँ पे। जीएसटी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पे देखो, जो भी आप फूड ग्रेन या शुगर केन सब जब निकलता है तो उसमें जो भी आइटम बच जाता है ना, तो उससे क्या होता है अल्कोहल वगैरह एक्स्ट्रा न्यूट्रल बनाया जाता है, जिसमें ना ज़्यादा कुछ खास टेस्ट वगैरह सब होता है। उस पर जीएसटी की बात किया जाए तो सरकार ये कहती है कि अगर तो आप उसको कॉस्मेटिक्स के लिए, मेडिकल इंक के लिए लगाओगे तो उस पर हम 18% का जीएसटी लगाएंगे, लेकिन अगर आप उसको अल्कोहल वगैरह में यूज़ करोगे तो फिर हम एक्साइज ड्यूटी सब लगाएंगे। ठीक है, मिलेट्स पे बात किया जाए तो 2023 आपको पता हो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया गया था। तो इस पर अगर बात करो तो प्री पैकेज या ब्रांडेड कोई आइटम है उस पर 5% का जीएसटी लगता है, या लूज अनब्रांडेड होता है उस पर 0% का जीएसटी लगता है। क्वेश्चन आगे, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम सीरियल ग्रेन हर्ल्ड चिकन एग कुक्ड फिश प्रोसेस्ड न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टीजमेंट, इनमें से कौन सा एग्जेम्प्ट किया गया अंडर जीएसटी? यूपीएससी प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो ये भी बहुत यार फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सा चीज़ है कौन सा चीज़ नहीं है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल का ना हर बार कुछ ऐड करती है कुछ रिजेक्ट करती रहती है। तो या तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए या फिर नहीं, ऐसा वाला सिस्टम है यहाँ पे। इसमें देखो ऑप्शंस दे रखे हैं, एलिमिनेशन मेथड से कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का। चलिए आपको बताता हूँ आंसर क्या है, कौन कौन सी चीज़ को एग्जेम्प्ट किया गया अंडर जीएसटी। देखो ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना आपका सीरियल ग्रेन हर्ल्ड, इस पे ना पहले जीएसटी लगा करता था 5% का, लेकिन 2017 में सरकार ने फिर इस पर 0% का कर दिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया। चिकन एक्ट कुक इस पे 0%, न्यूज़पेपर पे 0% इस पे लगता है। ठीक है, तो एग्जेम्प्ट किन पे किया गया? 1, 2 और 4, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है अपना करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं इसमें। उसके अलावा बात कर देते हैं जीएसटी का कंपोजिशन स्कीम को समझ ले, तो बहुत आसान सा है कि स्मॉल ट्रेडर्स को इन सब को रिलीफ देने के लिए ना, इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग जीएसटी मनी टू गवर्नमेंट मंथली बेसिस पे, आप 3-3 महीने पे जीएसटी जो है वो जमा कर सकते हो, जीएसटी का पैसा। तो ये था जीएसटी का कंपोजिशन स्कीम। उसके अलावा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इस तरीके से काम करता है। अभी हम तक हमने देखा क्या कि सेलर जमा करता था जीएसटी, जो बेचने वाला है, लेकिन अगर ऐसा सेलर जिस पे जीएसटी का नंबर नहीं है तो वो टैक्स जमा नहीं करता है, तो जो बायर है वो कर सकता है टैक्स जमा जीएसटी का। तो इसको क्या कहते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब इतना डिटेल में हमको नहीं जाना है, ठीक है, क्या कौन कैसे करेगा। ई वे बिल समझो, ई वे बिल क्या होता है? कोई भी आप गुड्स 50,000 50,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा का आप मूव करवाते हो एक जगह से दूसरे जगह पे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आपको ना जो ये ट्रक ट्रांसपोर्ट कंपनीज मतलब जहाँ से भी करवाते हो तो आपको ई वे बिल जो है जनरेट कर लेना है जीएसटीएन के पोर्टल से। अब जब आपके पास ये नंबर रहेगा तो आपको जो मतलब जहाँ पे भी चेकिंग वगैरह होगा तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा, चेक पोस्ट पे हरासमेंट नहीं किया जाएगा, घूस वूस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो वो ई वे बिल जो है 2018 में सिस्टम में लाया गया था। वैसे ही ई इनवॉइस लाया गया था साल 2022 के बाद। तो ई इनवॉइस में क्या था कि बिजनेसमैन जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं वो ई इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं, सेपरेट ई बिल की ज़रूरत नहीं है। ई बिल क्या था? कार्गो कोरियर ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो हैं वो जो कि गुड्स को डिलीवर करते हैं वो ई बिल जनरेट करते थे ताकि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में ईजी हो। ठीक है, उसके अलावा हम समझते हैं कंपेंसेशन, जो मैंने बताया था आगे जाके समझेंगे। कंपेंसेशन स्टेट्स को क्यों दिया जाता है इसको समझो। जीएसटी हमने जैसे कि देखा कि क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड। अब ऐसा समझो आप कि कोई जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना ज़्यादा सामान वहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन जो सेल होता है वो यूपी में हो रहा है, मान के चलो कहीं और स्टेट में हो रहा है, तो यहाँ पे तो इसको नुकसान हो गया क्योंकि जीएसटी तो बायर वाले स्टेट में उसको मिलेगा फ़ायदा। तो इस वजह से कंपेंसेशन दिया गया इनको, क्या ऐसे उनको कंपेंसेशन ये दिया गया, जो भी इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स थे जिनको भी नुकसान हो रहा था तो उनको कंपेंसेशन दिया गया। अब आप समझेंगे कंपेंसेशन देने का रीज़न क्या था, अब समझेंगे कंपेंसेशन दिया कैसे गया। कंपेंसेशन उनको ऐसा दिया गया कि 5 साल तक, मतलब पार्लियामेंट ने पहले कंपेंसेशन एक्ट जो है पास करवाया, उसके बाद इसमें प्रोविज़न ये था कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा यूनियन गवर्नमेंट को कि वो इम्पोज करे जीएसटी कंपेंसेशन सेस को, किस पे? स्पेसिफाइड लग्जरी गुड्स पे, मतलब अलग से एक सेस लगाया जाएगा लग्जरी गुड्स पे, वहाँ से पैसा जो इकट्ठा होगा वो उससे कंपेंसेशन दिया जाएगा। पहले 5 साल के लिए था, यानी कि 1 जुलाई 2017 से लेकर 30 जून 2022 तक के लिए था। तो इसमें 2 सेक्शन थे, सेक्शन 7 और 8। 7 में क्या था कि फॉर्मूला था कि किस हिसाब से कंपेंसेशन देना है। 8वें में ये था कि जीएसटी काउंसिल जो है वो एक्सटेंड कर सकती है इस कंपेंसेशन डेट को, यानी कि ठीक है कि मतलब अगर 5 साल के ना तो 5 साल से ज़्यादा के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक, अब जीएसटी का जो कंपेंसेशन है वो सिर्फ उन्हीं स्टेट्स को अवेलेबल था जो कि यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर नहीं थे। ठीक है, यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर नहीं थे, जैसे कि लद्दाख वगैरह। अब इसमें समझो कि सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे एसजीएसटी लगता था उनको दिया जाता था, ना कि यूनियन गवर्नमेंट टेरिटरी जहाँ पे विदाउट लेजिस्लेचर थे। अब स्टेट लिक्विड टैक्स जो कि जीएसटी से बाहर था, अब समझो बिहार में, गुजरात में, लक्षद्वीप, इन सब में क्या है, लिक्वर बैन है ना, शराब वड़ा बैन है। तो जब यहाँ पे बैन है तो इन लोगों को तो उससे नुकसान होगा नहीं भाई, जो शराब सब अगर जीएसटी के अंदर आ जाए तो इस वजह से इन सारे स्टेट्स को उन सब लिक्वर का जो कंपेंसेशन वगैरह
वगैरह नहीं दिया गया। ठीक है, तो जिस स्टेट को जितना ज़्यादा नुकसान होता है उस हिसाब से उसको कंपेंसेशन फार्मूला के हिसाब से किया गया। तो अभी हमने देखा कि पहले तो 5 साल के लिए था, यानी कि 2022 तक, लेकिन देखोगे कि आप आगे भी अमाउंट दिए गए, यानी कि इसको क्या किया गया, बढ़ा दिया गया था। कोविड के समय में क्या हुआ कि केंद्र सरकार पे इतना ज़्यादा पैसा आया नहीं, तो उन्होंने आगे जो है डिले कर दिया पेमेंट में। तो कोरोना के समय क्या हुआ कि जो है स्टेट गवर्नमेंट डिमांड कर रहे थे कि हमको और ज़्यादा पैसा दो, आप 2.35 लाख करोड़ रुपए दो, लेकिन कोरोना में आपको पता है सेल्स वेल्स गिर गए, जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी कम कलेक्ट हुआ। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 ऑफर दिया कि आप भाई एक काम करो, उधारी का पैसा ले लो लेकिन जीएसटी का पैसा मत लो। तो ऐसे ये सब केंद्र सरकार, और आपको पता है कि नॉन बीजेपी जो राज्य है वहाँ पे ये सब चलता रहता है। उसके अलावा जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे जहाँ पे एसजीएसटी का शॉर्टफॉल ज़्यादा नहीं हुआ, तो उनको कोई भी कंपेंसेशन नहीं दिया गया। किनको दिया गया, जो भी बचे हुए रिमेनिंग स्टेट्स थे और जो भी यूनियन टेरिटरीज लेजिस्लेचर वाले थे उनको पैसा दिया गया, ये सारे स्टेट्स। ठीक है, उसके अलावा इसका जो ना 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। पहले 2000 आपको पता है कि कहाँ तक के लिए था, 2022 तक के लिए था, लेकिन बाद में क्या किया गया, 2026 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, अब 31 मार्च 2026 के लिए। तो अब जब 2026 आ जाएगा ना 31 मार्च, तब आप देखोगे बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट में रहेगा कि इसको और डेट बढ़ाया जाए। आगे नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी को समझते हैं। देखो, अब जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट कंपनीज को दिया गया, अब उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी एक तरह से कम हो गया, तो उनको जो कंज्यूमर है वहाँ पे भी उनको प्राइस क्या करना चाहिए, कम करके देना चाहिए, लेकिन वो लोग प्राइस को रिड्यूस नहीं करते हैं। तो इस वजह से यूनियन गवर्नमेंट ने एनएए सेट किया अंडर एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017, ताकि उनको पिनलाइज किया जा सके। तो शुरू में तो ये 2 साल के लिए ही था, यानी 2019 तक के लिए था, लेकिन फिर एक्सटेंड किया गया 2022 तक में। तो 2022 में ये क्या हो गया, काम इसका खत्म हो गया। उसके बाद अब जो है सारे जीएसटी के जो एंटी प्रॉफिटिंग के मैटर हैं वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है। अब है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, हम समझ लेते हैं। मान के चलो कि कंपनीज को क्या होता है, बिल्कुल क्लैरिफिकेशन चाहिए। देखो, जैसे जीएसटी काउंसिल ने डायबिटिक फूड्स पे 12% का जीएसटी लगा रखा है, लेकिन पेस्चराइज्ड मिल्क पे 0% का जीएसटी लगा रखा है। अब अमूल मिल्क है, अमूल जो है वो पेस्चराइज्ड मिल्क बनाता है, अब उस पर तो 0% का लगना चाहिए, लेकिन अमूल ये कहता है कि भाई ये हमारा जो ये मिल्क है ना, इससे ना डायबिटिक पर्सन को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो क्या सरकार इस पर 12% का जीएसटी लगाएगी या 0% का? तो ये सब कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग बनाया गया। ये एक तरह का स्टैट्यूटरी बॉडी है, ताकि आपको कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ से जाके ले सकते हो। इससे क्या फ़ायदा है कि जितने भी लिटिगेशन, हैरेसमेंट, ब्राइब वगैरह के स्कोप है कम हो जाते हैं। ऐसे जीएसटी ट्रिब्यूनल GSTAT बनाया गया, कहाँ पे आप जो है अपने अपील दायर कर सकते हो, वो सब है यहाँ पे। जीएसटी की फिटमेंट कमेटी में रेवेन्यू ऑफिसर्स फ्रॉम यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों तरफ से होते हैं। वो देखते हैं कि क्या क्या प्रपोजल आया सामने कि जीएसटी किसी पर्टिकुलर आइटम पे बढ़ाना है, घटाना है। उसके बाद ये अपना रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को भेजते हैं और जीएसटी काउंसिल फिर फाइनल डिसीजन लेता है। अब आगे हम जीएसटीएन नेटवर्क को समझो। जीएसटीएन नेटवर्क जो है एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये जो है 50-50% की ओनरशिप रखती है। इन्फोसिस ने बहुत ज़्यादा मदद की इस पोर्टल को बनाने में। इस पोर्टल में जितने भी आपके हो गए क्या कंपनीज़ को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, जहाँ पे आप उनको ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, बिल्स है, सब कुछ पैसा वैसा जो जमा करना है वो सब जो है इस पोर्टल के थ्रू होता है, जीएसटीएन पोर्टल के थ्रू होता है। यहाँ से ई वे बिल भी जनरेट होता है। ठीक है, ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है जीएसटी ऑफिशियल्स को, ताकि वो टैक्स कंप्लेन नोटिस वगैरह इशू करना है तो वो सब यहाँ से इशू कर सकें। वैसे जीएसटी का सुविधा प्रोवाइडर आया, यानी कि ये जितने भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो जो है मदद कर सकते हैं जीएसटी वगैरह जीएसटीएन पोर्टल पर लोगों को फिल करवाने में। तो ये जीएसटी का सुविधा प्रोवाइडर्स आया। उसके अलावा प्रोजेक्ट सक्षम लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट सक्षम में तहत ये था कि सरकार के जो 3 अलग अलग एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी बन चुका है, इन सबको एक साथ कोऑर्डिनेशन हो सके उसके लिए था। इंडियन रेलवे का भी प्रोजेक्ट सक्षम लॉन्च किया गया था ताकि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिया जा सके। ठीक, 2016 का ये HSN और SAC कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड, SAC कोड जो है वो SAC नंबर है वो यूज़ किया जाता है ताकि क्लासिफाई किया जा सके कि ये जीएसटी रेट सर्विस के लिए लिया जाता है, यानी कोचिंग सर्विस वगैरह के लिए। उसके बाद HSN नंबर है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये डेवलप किया गया वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ताकि क्लासिफाई किया जा सके गुड्स को कि जिस पे जीएसटी रेट्स लगना पड़ेगा, 28% जीएसटी या जितना भी % जीएसटी, समझ गए। तो ये HSN हो गया गुड्स के लिए और SAC हो गया सर्विसेज के लिए। बेनिफिट क्या है यार, कंप्यूटराइज जो भी अकाउंटिंग बिलिंग होता है उसमें थोड़ा सा ये आसानी पड़ता है। अब समझते हैं पैन नंबर को और जीएसटीएन नंबर में फ़र्क। देखो, पैन नंबर क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर आपका होता है, इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जीएसटीएन क्या होता है, जीएसटीएन जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इशूड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। 10 डिजिट का होता है, ये होता है टोटल 15 डिजिट का, 2 डिजिट का स्टेट कोड, 10 डिजिट का पैन नंबर, 3 डिजिट का करेक्टर होता है। इसमें हर एक इनकम टैक्स जो भरने वाला है उसको बनाना पड़ता है पैन कार्ड। उसके अलावा जीएसटीएन को हर एक
कंपनीज जो रजिस्टर्ड होती हैं उनको जीएसटी बनाना पड़ता है जीएसटी लॉ के हिसाब से। उसके बाद हर एक पैन कार्ड होल्डर को ज़रूरी नहीं है जीएसटीएन नंबर हो, लेकिन हर एक जीएसटीएन नंबर वाले के पास ज़रूरी है कि पैन कार्ड हो। हर एक इंडिविजुअल एक पैन कार्ड बनवा सकता है। अगर कोई फिल्म जो है वो कंपनी है वो ऑपरेट करती है मोर देन वन स्टेट, तो उसको सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा हर एक स्टेट के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है पैन का? ऑब्जेक्टिव है ताकि प्रिवेंट किया जा सके डायरेक्ट टैक्सेस के इवेजन को, और इसका है इनडायरेक्ट टैक्सेस को इवेजन को जो है प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, पैन कार्ड जो है वो बहुत सारे एक्टिविटीज़, बैंक अकाउंट खुलवाना, डीमैट अकाउंट, इन सब में यूज़ किया जा सकता है। पैन कार्ड जो धीरे धीरे एक तरह से कॉमन बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर बनता जा रहा है। यानी कि आपका अब डिपार्टमेंट जो है ना वो बिजनेस मतलब जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, अगर आपके पैन के नंबर से ना आपके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है चाहे तो। ठीक है, पैन कार्ड अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। वहीं पर आधार कार्ड की बात करें, आधार कार्ड जो है इशूड बाय स्टैट्यूटरी बॉडीज़ UIDAI द्वारा इशू किया जाता है। टारगेट कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि डेली फाइनेंशियल सिस्टम में मतलब सीधे सीधे टारगेट किया जा सके, जो भी फ्रॉड वगैरह है उस सबको, बिचौली है उन सब से बचा जा सके। ठीक है, इस वजह से 12 डिजिट का नंबर का आधार कार्ड बनवाया गया था। सिर्फ ये लिविंग रेसिडेंट ऑफ ह्यूमंस इन इंडिया के लिए, कंपनीज़ के लिए आधार कार्ड नहीं होता है। जीएसटी के बेनिफिट क्या होते हैं? जीएसटी के बेनिफिट्स होते हैं कि ये दोनों चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को कवर करता है। स्टैंडर्ड रेट, मिनिमम नंबर ऑफ सेस सरचार्ज, सब चीज़ें कवर करता है। ऑनलाइन पोर्टल पे आप सारा चीज़ें जमा करवा सकते हो। टैक्स ऑफिशियल से आप जो है घूसखोरी इन सब से बच सकते हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो कैस्केडिंग इफेक्ट जो हमने देखा था वो भी कम होगा। जो भी फेडरल नेशन से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये भी अपना सिस्टम वैट से जीएसटी की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। जीएसटी रेट्स यूनिफॉर्म होता है हर एक स्टेट में। ठीक है, तो इससे रेट आर्बिट्रेज नहीं होता है क्योंकि हर स्टेट में जीएसटी का रेट क्या होगा, समान होगा। उसके अलावा जीएसटी का बेनिफिट ऑन जीरो रेटेड एक्सपोर्ट। देखो, जब भी कोई कंपनी रॉ मटेरियल वगैरह खरीदती है और अपना जीएसटी उस पर क्या करती है, फिल करती है, देती है। फिर फाइनल प्रोजेक्ट का जब वो एक्सपोर्ट करते हैं आउटसाइड इंडिया, तो हमने देखा था कि 0% का IGST लगता है फाइनल प्रोजेक्ट जो भी एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर में। तो जो जीएसटी कंपनीज़ हैं उन्होंने इनपुट दिया होता है, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो जाता है, मिल जाता है उनको। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? देखो, आप कहोगे कि सरकार का तो यार नुकसान हो गया ना कि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया और जो उन्होंने बाहर एक्सपोर्ट किया उस पर उनको सरकार को IGST नहीं मिला। तो हाँ, कह सकते हो, लेकिन इससे क्या होगा भाई, इससे ये होगा कि GDP बढ़ेगा, सामान अपना एक्सपोर्ट होगा तो ना, जॉब्स लोगों को मिलेगा, ये सरकार का फ़ायदा होता है इसमें। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिवनेस भी इंडियन मार्केट में, इंडियन प्रोजेक्ट्स का फॉरेन मार्केट में बढ़ेगा। ठीक है, उसका लाइक क्वेश्चन है, मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी इंप्लीमेंट करने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? यहाँ पे देखो ऑप्शंस है। इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज, थस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। सही बात है ना, मल्टीपल टैक्सेस को खत्म करके एक बन जाएगा। ड्रास्टिकली रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट। मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी ना यूपीएससी क्वेश्चन में ड्रास्टिकली शब्द आ जाए, समझो गलती है। उसके अलावा इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड विल एबल टू ओवरटेक चाइना इन द नियर फ्यूचर। ये भी गलत है भाई, एकदम से ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा जीएसटी आने से कि हम चाइना से बड़े अर्थव्यवस्था बन जाएंगे ना। तो पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी दोनों क्या है, गलत है। जीएसटी सबसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी फ़र्क पड़ा है ना, आसान हो गया है, लोग ज़्यादा अब जो है पैसा जमा कर पाते हैं ना, टैक्स इवेजन सब कम हो गया है। ठीक है, तो बस ये था गाइज, अपना पिलर ख़त्म हो गया है, 2A ख़त्म। अब जो है हमको 2B फाइनेंस कमीशन ये सब जो है स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पिलर हमने 2A1 कंप्लीट कर लिया, 2A2 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कुछ भी डाउट तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। मुझको पता है लास्ट तक बहुत कम लोग पहुँचे होंगे, लेकिन जो भी पहुँचे हैं भाई अच्छी बात है। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत